नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संविधान PYQ की हमारी इस नई सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम 2018 और 2019 में जो भी CGPSC प्रीलिम्स में संविधान के सवाल आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम राजन तिवारी है। अगर हम पहला सवाल देखें, वो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है। अगर मैं आपको उत्तर बताऊं तो इसका उत्तर सीधा सीधा अनुच्छेद 14 है। अब देखिए, अगर मूल अधिकार से ठीक ठाक सवाल आते हैं PSC में, और कोई भी एग्ज़ाम आप दिलाएंगे उसमें भी आते हैं, तो अगर हम इसका अध्ययन करें तो मूल अधिकार को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वर्णन भारत के संविधान में है और इनका कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है और इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता आसानी से। मतलब जैसे अगर हमको मूल अधिकार मिला है कोई भी समानता का, स्वतंत्रता का, तो आसानी से इसको बदल नहीं सकती संसद, और ये संविधान में लिखे होते हैं। और अगर हमको वो नहीं मिलेंगे तो हम सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ये अलग अलग प्रकार के अधिकार हैं, जैसे नेचुरल राइट जो हमको मानव होने के नाते मिलते हैं, ह्यूमन होने के नाते मिलते हैं, कानून से मिलते हैं और संविधान से मिलते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसको हम USA के संविधान से लिए हैं। USA के संविधान मतलब अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसमें भी मूल अधिकार का जिक्र था। 1931 का जो कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसमें भी इसका जिक्र था। ये 6 मूल अधिकार हैं। 14 से 18 समानता है, 19 से 22 स्वतंत्रता है, 23-24 शोषण के विरुद्ध है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले तक एक मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको 300A में डाल दिया गया है और अब ये कानूनी अधिकार है, संविधान में डाला है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा पूछ सकता है, तो एक गेस भी आप करोगे इसके आधार पर। अगला सवाल जो पूछता है कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30। 15-16 समानता की बात करते हैं। 15 बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल स्थान के आधार पर समानता होगी। 16 बोलता है कि सरकारी नौकरी में समानता होगी। 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है, वाक और अभिव्यक्ति, कहीं भी जाने की, कहीं भी घर बनाने की, कहीं भी व्यापार करने की, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की। 29 और 30 अभी हम देखें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए, पूछ सकता है ना कि कौन सा मूल अधिकार है जो नागरिकों को मिला है। या लिख दे कि अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों को मिला है, तो वो गलत बात है। आपातकाल में क्या है कि अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा बाकी सस्पेंड हो सकते हैं। अनुच्छेद 19 में आपके 6 अधिकार हैं जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब युद्ध और बाहरी आक्रमण में तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो ये 6 अधिकार खत्म नहीं होंगे। ये सब बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 12 जो है, इससे सवाल आते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अनुच्छेद 12 में राज्य की बात है। राज्य की जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ONGC, LIC टाइप की संस्था हैं, और कोर्ट जब नॉन जस्टिसेबल कार्य करता है तो ये सब राज्य कहलाते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पहले की असंगत विधियां शून्य हो जाएंगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए संविधान के लागू होने से पहले कोई ऐसी चीज़ें थीं, ऐसे कानून थे जो मूल अधिकार के विरोध में थे। जैसे मूल अधिकार में लिखा है कि छुआछूत खत्म होगा, और कोई कानून है जो छुआछूत का समर्थन करता है तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है, जैसे संविधान में लिखा है कि सबको समानता है, राज्य अगर उसका उल्लंघन करता है तो वो भी उस मात्रा तक असंगत होगा जितने में वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। 24वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 की बात 368 के तहत किए गए संशोधन में नहीं होगी। आगे फिर एक केस आता है, केशवानंद भारती केस, ईयर भी याद रखिए। और इसमें यह कहा गया, कोर्ट बोला कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उस पर चेंज नहीं कर सकती। इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आता है। देखिए दूसरी आज्ञा, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हम ब्रिटेन से लिए हैं, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हम अमेरिका से लिए हैं।
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार। अनुच्छेद 15 जो है, राज्य, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा बोलता है। ये देखिए एक्सेप्शन अभी पूछा ना, अभी पूछेगा भी। एक्सेप्शन एक तो महिला और बच्चों पे है, SC ST पे है, सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए है और AWS के लिए। 16 में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, और इसमें बाकी तो 5 सेम है, वंशक्रम और निवास एक्स्ट्रा कर दिया गया है। लेकिन अपवाद ये है कुछ राज्यों में निवास की शर्त कर सकते हैं और बैकवर्ड क्लास और EWS को आरक्षण है। 17 अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इसी के लिए आया 1955 में, और SC ST एट्रोसिटी एक्ट 89 में है जो अभी लागू है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है और बोलता है कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा बाकी सब उपाधियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकते, और जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन लाभ का पद धारण करते हैं उनको भी राष्ट्रपति से पूछ के उपाधि लेना पड़ेगा। अगला सवाल यह है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पे क्या प्रतिबंध है? तो इस पे 3 प्रतिबंध है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो ये याद रहना चाहिए आपको। अनुच्छेद 25 क्या है? वो हमको देता है धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता, और अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का मतलब 3 P हैं, इंग्लिश में ही याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा है। प्रोफेस मतलब मैं ये डिक्लेरेशन करूं कि मैं हिंदू हूं, ये प्रोफेस होता है। दूसरा प्रैक्टिस मतलब अब मैं मंदिर जाऊंगा, और तीसरा प्रोफेट मतलब मैं अपने धर्म का प्रचार करूंगा। ये तीनों अधिकार हमको अनुच्छेद 25 देता है। अगला है अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इसीलिए मैं इतना समझाया। देखिए अब ये आपको पता है कि संविधान में उल्लेखित होते हैं, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, गलत बात है, तानाशाह लोग भी देते हैं। लोक कल्याणकारी होता है, ये भी हम नहीं मान सकते। मूल अधिकार, कोई भी अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ये दोनों चीज़ पढ़े तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 5। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? स्वविवेकी मतलब समझते हो? अपने दिमाग से काम करना। अपने दिमाग से कब करता है? जब प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं करेगा। मतलब देखिए, एक काम है जो प्रधानमंत्री बोला भैया ये कर दो तो राष्ट्रपति कर देगा, दूसरा है राष्ट्रपति अपने दिमाग से करेगा। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, इसमें अपना क्या दिमाग है भाई? एक मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, एक पार्टी को 60 सीट मिली, एक को 30 मिली, 60 वाले बोले हमारा ये नेता है, तो उसको तो करेगा ही ना। कोई भी जिसका दिमाग नहीं है वो भी करेगा, इसमें क्या स्वविवेक? 30 वाले को नहीं कर सकता, जो बहुमत है उसको करेगा, ये स्वविवेक नहीं है। संसद का अधिवेशन भी प्रधानमंत्री की सलाह से बुलाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत करना भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह से है। बाकी में स्वविवेक है, जैसे किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेजना, सही बात है। अब विधेयक को आपत्ति लगा सकता है, रोक के रख सकता है, जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। किसी विषय संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी स्वविवेक है। और पुनर्विचार के लिए कहना, ये पढ़े थे ना अपन कि एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, अगर वो दोबारा बोले तो फिर उसको मानना पड़ता है। अगला सवाल है कि धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? इसका उत्तर है स्पीकर, जो लोकसभा का अध्यक्ष है। धन विधेयक के बारे में अगर आपको ये पता हो कि केवल लोकसभा में आता है, यहाँ स्पीकर की पूर्व सहमति से आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वहाँ इन लोग इसको केवल 14 दिन रख सकते हैं। कुछ भी बोले पास कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं पास किए तो 14 दिन में अपने आप पास हो जाता है। और ये बोले कि भाई ये बदल लो, अगर लोकसभा चाहिए तो बदलेगी, लोकसभा नहीं चाहिए तो नहीं बदलेगी, मतलब इनकी कोई इज्जत नहीं है धन विधेयक में। सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं, बस ये 14 दिन डिले कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड देखिए 3 प्रकार के बिल होते हैं ये धन विधेयक, जिसको बोलते हैं मनी बिल। एक है फाइनेंशियल बिल 1 और दूसरा है फाइनेंशियल बिल 2। तो पहला है कि कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कहाँ होगा? तो मनी बिल होगा लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल 1 लोकसभा में होगा और फाइनेंशियल बिल 2 लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है। तीनों को मंत्री ही करेगा, क्योंकि पैसे से रिलेटेड चीज़ है तो प्राइवेट आदमी नहीं करेगा।
अपर हाउस राज्यसभा इसमें क्या करेगा कि रिटर्न करेगा या तो रिकमेंडेशन के साथ या बिना रिकमेंडेशन के 14 दिन में, ठीक, 14 दिन का मनी बिल में। फाइनेंशियल बिल में हर कुछ कर सकता है, राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। और इसमें स्पीकर का योगदान है, मतलब स्पीकर किसी बिल को बता सकता है कि मनी बिल है। तो जब लोकसभा का ये रहता है ना कि इसको पास ही करना है, तो बोल देते हैं भैया ये मनी बिल है। अब राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकती। ये क्या है, 110 में जो जो मुद्दे हैं ना, टैक्सेशन और बाकी चीज़, वो सब इसमें मनी बिल में आते हैं। सभी में आपको साधारण बहुमत की ज़रूरत है, ये भी फंसा के पूछ सकता है। प्रेसिडेंट क्या है, प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट और विथहोल्ड बट कैन नॉट रिटर्न। मतलब समझ रहे हैं कि मनी बिल में प्रेसिडेंट पहले से उसकी कंसेंट रहती है, प्रेसिडेंट पहले से बोलता है कि हाँ ठीक है ले आओ, तो अब पहले से बोला तो वो रिटर्न नहीं कर सकता ना, वापस नहीं भेज सकता पुनर्विचार के लिए। तो या तो हाँ बोलेगा, और मान लीजिए मनी बिल पास होके गया और दूसरी सरकार आ गई तो ना बोल देगा। डेडलॉक हो ही नहीं सकता इसमें मनी बिल में, क्योंकि डेडलॉक मतलब दोनों के बीच में विवाद। भाई जब राज्यसभा की इज्जत ही नहीं है तो कहाँ का विवाद। और बाकी दोनों में अगर डेडलॉक हुआ तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। तो ये आपको तीनों विधेयक समझना पड़ेगा, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र की अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। अगर अधिसूचना जारी हो गई है ना, तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए स्थिति क्या होती है कि कोई भी बिल है वो या तो लोकसभा में चलेगा या राज्यसभा में चलेगा। राज्यसभा तो चलती ही रहती है, लोकसभा एक समय ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा, उस बिल के साथ क्या होगा, इसके बारे में इसमें चर्चा हुई है। तो पहले मैं बताता हूँ कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा, फिर आप समझ जाओगे कौन सा होगा। लैप्स मतलब नहीं होगा, मतलब वो बिल ख़त्म नहीं होगा। अब राज्यसभा तो हमेशा रहेगी। कोई बिल जो राज्यसभा में है और राज्यसभा से कहीं गया ही नहीं है, वो क्यों ख़त्म होगा, तो ये बिल ख़त्म नहीं होगा जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है। दूसरा है ऐसा बिल जो दोनों हाउस पास कर दिए, क्लियर कर दिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाँ बोल दिए और वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए लटका हुआ है, वो भी लैप्स नहीं होगा क्योंकि दोनों पास कर चुके हैं। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दिया कि इस बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग होगी, जैसे कोई भी बिल है जिसके लिए संयुक्त बैठक होगी, तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, उसकी संयुक्त बैठक होगी। चौथा है कि कोई भी बिल जो पास्ड बाय बोथ हाउस बट रिटन बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि प्रेसिडेंट जिसको दोबारा रिटर्न कर दिया कि राज्यसभा फिर से देखो, वो भी रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि रिकंसिडरेशन के लिए आया है। और पेंडिंग बिल्स एंड ऑल पेंडिंग एश्योरेंस दैट टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। एक कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस है, जो गवर्नमेंट वादा करता है ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, उसके लिए वो भी लैप्स नहीं होगा। ख़त्म क्या होगा, देखो सामान्य लॉजिक से देखोगे तो कोई लोकसभा का बिल है, वो लोकसभा में ही है तो ख़त्म हो जाएगा। लोकसभा का बिल है और राज्यसभा में लटका हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोकसभा वाले तो भाई अब वही ख़त्म हो गए, समझ रहे हैं। तीसरा है कि राज्यसभा का बिल है और लोकसभा में पेंडिंग है, ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोकसभा ख़त्म हो गई। तो ये सब स्थिति है, तो ये सब स्थिति है जिसमें बिल लैप्स हो जाएगा, मतलब लोकसभा अगर कहीं भी जुड़ गया तो वो ख़त्म ही हो जाएगा अगर वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए नहीं गया है। ठीक, अगला है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप ये समझिए कि संवैधानिक संशोधन में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, साथ साथ आधे राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ से भी पास कराना पड़ेगा। जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी पहले तो 2/3 बहुमत लगा और उसके बाद फिर आधे राज्यों की विधानसभा से भी पास हुआ। और इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक नहीं। आप ये देखते होंगे कि संविधान संशोधन से हर साल सवाल आ रहा है। तो किसमें 2/3 बहुमत चाहिए और राज्यों की सहमति भी चाहिए। पहला, केंद्र और राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार करना है तो ये जरूरी है। दूसरा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो भी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी है।
केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा जो 7वीं अनुसूची में उसमें भी, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इन सभी में आपको संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और आधे राज्यों का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अब राज्यों, देखो जैसे केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्ति का बंटवारा, अब जब तक राज्य हाँ नहीं बोलेंगे केंद्र अपने मन से कर देगा। राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्य की कार्यपालिका, न्यायालय, इनमें राज्यों का भी बहुमत जरूरी है। ये उसके बाद है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हिंदी शामिल है, उर्दू शामिल है, संस्कृत शामिल है। कौन बचा? अंग्रेजी वालों को बोले बेटा तुम बहुत राजकीय, तुमको रखेंगे ही नहीं। जब संविधान बना तो कितनी भाषा शामिल थी बताओ, बताओगे? जब बना तो 14 भाषा थी, फिर एक जुड़ी जिसको बोलते हैं सिंधी, ये 21वें संविधान संशोधन 1967 से जुड़ी। फिर 3 जुड़ी 71वें संविधान संशोधन से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, KNM, ऐसे मैं याद रख लिया था अल्फ़ाबेट। और फिर 4 जुड़ी 2004 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको बोलते हैं 92वां संविधान संशोधन। 21 पहले फिर 71, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 92। ठीक ठीक लगा लॉजिक? तो ऐसे ही आपको सोचना है। और ये 14 भाषाएं ये लिखी हैं आपकी, यहाँ से भी देख लो। ये मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ, इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेना, तो यहाँ से भी आप समझ लोगे कि तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, उड़िया है, बंगाली है, तमिल है, मलयालम है, सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी है, ये सब है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस शेड्यूल में क्या क्या है। जैसे शेड्यूल 1 में क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम है। 2 में है कि सैलरी के बारे में बात करता है। 3 है शपथ के बारे में बात करता है। 4 है राज्यसभा सीट के बारे में बात करता है। 5वां शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब एरिया के बारे में बात करता है। 6वें में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कल पढ़े थे हम लोग। 7वें में लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल भाषा है। 9वीं अनुसूची में वो लाया गया था पहले संविधान संशोधन से ही कि मतलब संसद बदलाव कर सकती है और 9वीं अनुसूची में रख देगी तो कोर्ट कोई दिक्कत नहीं करेगा। अनुच्छेद 10 में जो पार्टी चेंज है ना, आया राम गया राम, 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए, उसके लिए अनुच्छेद ये वाला है, मतलब उसके लिए अनुसूची 10 है। 73वें संविधान संशोधन के लिए अनुसूची 11 है और म्यूनिसिपल मतलब 74वें संविधान संशोधन के लिए अनुसूची 12 है। तो ये आपकी अनुसूची है। इससे रिलेटेड एक और सवाल आ सकता है, यूपीएससी में आया था, एक क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सबसे पहले जोड़ा गया, भारत में अभी 6 भाषाएं क्लासिकल भाषाएं हैं। सबसे पहले 4 में तमिल, 5 में संस्कृत, 8 में कन्नड़ और तेलुगु, 13 में मलयालम और 14 में उड़ीसा। कौन सी भाषा है कौन सी भाषा नहीं है ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा दिया। अगला है राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जिसके द्वारा राज्य में लगाए गए करों, लेवी, शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करना है। इसका उत्तर है राज्य वित्त आयोग। देखो केंद्रीय वित्त आयोग हम पढ़े थे, अलग अलग अध्यक्ष भी पढ़े थे। तो राज्यों के बीच अगर बंटवारा करना है तो राज्य वित्त आयोग करेगा। अभी वर्तमान में जो चौथा वित्त आयोग है 2021 से बना है, उसके अध्यक्ष हैं श्री सर्जियस मिंज जी हैं। सर्जियस, सर्जिकल स्ट्राइक की। पहला 3 में बना था जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे थे, दूसरा 11 में बना और तीसरा 16 में बना। तो ये आज का हमारा वीडियो था, आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गला थोड़ा बैठा है यार, इसलिए आवाज़ थोड़ा अजीब आती होगी, लेकिन ठीक है, आगे तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं अच्छे से वीडियो लाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।